नमस्कार दोस्तों, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हम स्वर का अध्ययन कर चुके थे। आज की क्लास में हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन, सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा जान लेते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। यानी कौन से वर्ण व्यंजन होते हैं? वो वर्ण व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण यदि हम करते हैं तो हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता लिए हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। देखिए, यही स्वर और व्यंजन में अंतर है। हमने जब स्वर की परिभाषा बताई हुई थी तब बताया था कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरी धुन की सहायता से होता है उन वर्णों को स्वर कहते हैं। जबकि व्यंजन की परिभाषा है वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उनको व्यंजन कहते हैं। यानी स्वर का उच्चारण यदि हम करते हैं तो किसी दूसरी ध्वनि की सहायता हमको नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यही अंतर है स्वर और व्यंजन में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने मूल व्यंजन होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 33 मूल व्यंजन होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं तो हम बताएंगे 33 मूल व्यंजन हैं। 33 व्यंजन हैं, जबकि हमने स्वर की संख्या 11 बताई हुई थी और व्यंजन की संख्या यहां पर 33 है। और टोटल वर्ण हमने 52 बताए हुए थे। तो देखिए 33 मूल व्यंजन हो गए और 11 मूल स्वर हो गए। 33 और 11 अगर जोड़ दिए जाए तो 44 होते हैं, जबकि हमने वर्ण कितने बताए हैं? 52। तो आप कहेंगे कि 6, 2, 8 का डिफरेंस है। 8 कौन कौन से वर्ण हैं? तो देखिए जो 8 वर्ण हैं वो ना तो स्वर के अंतर्गत रखे गए हैं और ना ही मूल व्यंजन के अंतर्गत रखे गए हैं। अब हम इन 8 वर्णों की भी धीरे धीरे चर्चा करेंगे। कौन कौन से वो 8 वर्ण हैं? तो देखिए 2 वर्ण हम चर्चा कर चुके हैं पहले ही। अगर आपको पिछली क्लास याद होगी तो हमने बताया हुआ था कि अनुस्वार अंग और विसर्ग आहा को स्वर के अंतर्गत नहीं रखा गया है। स्पष्ट रूप से बताया हुआ था कि अनुस्वार अंग और विसर्ग आहा को स्वर के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अनुस्वार और विसर्ग को अयोग वाह कहा जाता है। तो देखिए ये अंग और आहा जो है यानी अयोग वाह जो है ये 2 वर्ण हो गए, एक्स्ट्रा 2 वर्ण हो गए। तो 44 और 2 कितने हो गए? 46। अभी आपके पास कितने बचे हुए वर्ण हैं? 6। अभी हम 6 और वर्ण बताएंगे तब टोटल वर्ण कितने हो जाएंगे आपके पास? 52। लेकिन जो वर्ण 6 हम बताएंगे अभी वो व्यंजन के अंतर्गत बताएंगे, लेकिन वो मूल व्यंजन में शामिल नहीं है। इस बात को याद रखेंगे। यानी जो 33 मूल व्यंजन होते हैं उनमें शामिल नहीं है। और अगर हमसे व्यंजन की संख्या पूछता है तो हम 33 ही बताएंगे। चाहे व्यंजन की संख्या पूछे चाहे मूल व्यंजन की संख्या पूछे, हम 33 ही बताएंगे। यह चीज आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। अब देखिए व्यंजन के भेद जानते हैं कि व्यंजन के कुल कितने भेद होते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि व्यंजन के कुल कितने भेद हैं तो 3 भेद बताएंगे हम व्यंजन के। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? पहला स्पर्श व्यंजन होता है, इसको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। दूसरा अंतास्थ व्यंजन होता है और तीसरा ऊष्म व्यंजन होता है। ये व्यंजन के 3 भेद होते हैं। एक एक करके इन भेदों को जानते हैं, इन प्रकारों को जानते हैं व्यंजन के। तो देखिए सबसे पहला जो प्रकार है वो है स्पर्श व्यंजन, जिसको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की सबसे पहले कुल संख्या जान लेते हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। कौन कौन से 25 होते हैं? अभी हम एक एक करके काउंट करेंगे। देखिए स्पर्श व्यंजन को हम 5 वर्गों में बांटते हैं। चूंकि स्पर्श व्यंजनों को हम 5 वर्गों में बांटते हैं, इसीलिए स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। चूंकि हम स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटते हैं, तो 5 वर्गों में बांटते हैं, इसलिए स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। कौन कौन से 5 वर्ग हैं? देखिए पहला जो वर्ग है वो का वर्ग है, दूसरा चा वर्ग है, तीसरा टा वर्ग है, चौथा ता वर्ग है और 5वां पा वर्ग है। का, चा, टा, ता और पा वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखिए 5 हर वर्ग में वर्ण काउंट करेंगे। का वर्ग में कौन कौन से? का, खा, गा, घा, अंगा।
चा वर्ग में कौन से? चा छा जा झा इया। टा वर्ग में कौन से? टा ठा डा ढा ला। ता वर्ग में कौन से? ता था दा धा ना। पा वर्ग में कौन से? पा फा बा भा मा। तो देखिए 5 वर्ग हैं, का चा टा ता पा, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो पचम कितने हो गए? 25। तो इस प्रकार से स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो गई? 25। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से स्पर्श व्यंजन है। बस ऐसे याद रखिए, का वर्ग के अंतर्गत, चा वर्ग के अंतर्गत, टा वर्ग के अंतर्गत, ता वर्ग के अंतर्गत और पा वर्ग के अंतर्गत 5-5 वर्ण। का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा ला, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। ठीक, क्लियर हो गई ये बात। अब देखिए जहां से प्रश्न निकल करके आता है वो ये पूछा जाता है कि निम्न में से कंठस्थ व्यंजन कौन सा है। ऐसे ऑब्जेक्टिव बना करके आपको देगा कि निम्न में से कंठस्थ व्यंजन कौन सा है। तो देखिए का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सब कंठस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखे गए हैं, यानी इनकी ध्वनि कंठ से निकलती है, इनको कंठस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। तो का खा गा घा अंगा, इनको हम कंठस्थ व्यंजन कहते हैं। याद रखने के लिए हम याद रखेंगे, का वर्ग है तो कंठस्थ व्यंजन, का वर्ग है तो कंठस्थ व्यंजन, का से ही कंठस्थ व्यंजन। इस प्रकार से हम इसको याद रखेंगे। तो अगर कंठस्थ व्यंजन के अंतर्गत किन वर्णों को रखा गया है तो आप आसानी से बता सकते हैं, का खा गा घा और अंगा को। अब देखिए चा वर्ग के जो व्यंजन है, चा छा जा झा इया, इनको तालव्य व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है? तालव्य व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है, या एक इसका और नाम होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कभी कभी जब एग्जाम में प्रश्न कुछ कठिन कर देता है तो वो तालव्य व्यंजन न दे करके आपको स्पर्श संघर्षी व्यंजन दे देता है, तो थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने बता दिया कि तालव्य व्यंजन को ही स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो तालव्य व्यंजन या स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत भी 5 व्यंजन रखे गए हैं, 5 वर्ण रखे गए हैं। कौन कौन से? चा छा जा झा और इया। ये आप याद रखेंगे, पहले कंठस्थ व्यंजन फिर तालव्य व्यंजन, इस प्रकार से जो है याद रखेंगे। अब देखिए टा वर्ग में आते हैं। टा वर्ग में 5 व्यंजन है, टा ठा डा ढा और रा। इनको मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है, यानी आपसे प्रश्न पूछेगा कि मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत किन वर्णों को शामिल किया गया है, या मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत किन व्यंजनों को शामिल किया गया है, तो टा ठा डा ढा और ड़ा को, यानी टा वर्ग के जितने भी व्यंजन है वो सब मूर्धन्य व्यंजन है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, सबसे पहले कंठस्थ व्यंजन, फिर तालव्य व्यंजन, फिर मूर्धन्य व्यंजन। इस प्रकार से जो है क्रम बना लेंगे। अब देखिए जो ता वर्ग के अंतर्गत 5 व्यंजन है, ता था दा धा और ना, इनको दंत व्यंजन में शामिल किया गया है। तो इसको याद रखना आसान है, क्योंकि ता वर्ग में देखिए दा आता है, ता था दा, दाया, तो दा से याद रखेंगे कि दंत व्यंजन, यानी कि जो ता वर्ग के अंतर्गत जितने भी व्यंजन आएंगे वो सारे के सारे दंत व्यंजन होंगे। का वर्ग में कंठस्थ व्यंजन, तो ये 2 बहुत ही आसान है याद रखना, का वर्ग वाला और ता वर्ग वाला। चा वर्ग वाला हम याद रखेंगे तालव्य व्यंजन, और टा वर्ग वाला याद रखेंगे मूर्धन्य व्यंजन। तो इस प्रकार से दंत व्यंजन के अंतर्गत 5 व्यंजन आ गए, ता था दा धा और ना। अब देखिए पा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? पा फा बा भा और मा, इनको ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। तो पा वर्ग में जो भी 5 वर्ण हैं, जो भी 5 व्यंजन हैं, उनको हम ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछे जाते हैं आपसे अलग अलग परीक्षाओं में। निम्न में से मूर्धन्य व्यंजन है, निम्न में से दंत व्यंजन है, निम्न में से ओष्ठ व्यंजन है, निम्न में से तालव्य व्यंजन है, निम्न में से कंठस्थ व्यंजन है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो बस इनको बिल्कुल सिंपल सा है, आप लाइन से क्रम से याद रखिए। का वर्ग में कंठस्थ व्यंजन, चा वर्ग में तालव्य व्यंजन, टा वर्ग में मूर्धन्य व्यंजन, ता वर्ग में दंत व्यंजन और पा वर्ग में ओष्ठ व्यंजन। इस प्रकार से आप याद रखिए। अब देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। अब देखिए जो काखा गाघा अंगा है,
यानी जो लास्ट वाला है, प्रत्येक वर्ग का जो लास्ट वर्ण है या जो प्रत्येक वर्ग का जो लास्ट व्यंजन है, कौन सा? का खा गा घा अंगा, यानी अंगा को ले लेंगे। चा वर्ग में कौन सा लास्ट वाला है? इया, तो इया को ले लेंगे। टा वर्ग में कौन सा लास्ट वाला है? ला को ले लेंगे। ता वर्ग में कौन सा लास्ट वाला है? ना को ले लेंगे। पा वर्ग में कौन सा लास्ट वाला है? मां को ले लेंगे। यानी ये जो लास्ट वाले होते हैं अंगा, इया, ला, ना और मां, इनको अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, निम्न में अनुनासिक व्यंजन कौन सा है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो जो भी हमारे 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनका जो लास्ट वाला वर्ण है, जो लास्ट वाला व्यंजन है, हर वर्ग का लास्ट वाला, वो अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत रखे गए हैं। तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये स्पर्शी व्यंजन जो था, वर्गीय जो व्यंजन था, ये कंप्लीट हो गया। इससे इतने ही प्रश्न आएंगे, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो व्यंजन के 3 भेद बताए। पहला भेद स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, इसके बारे में सारी बातें हो गई जितनी भी महत्वपूर्ण थी। और स्पर्श व्यंजन में संख्या कितनी है? 25। टोटल हिंदी वर्णमाला में कितने मूल व्यंजन है? 33। तो व्यंजन के 3 भेद हैं, एक हो चुका। दूसरे भेद कौन सा है? दूसरा भेद है अंतास्थ व्यंजन। तो अंतास्थ व्यंजन के बारे में जानते हैं। देखिए, अंतास्थ व्यंजन में सबसे पहले जानते हैं कि अंतास्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो इनकी कुल संख्या 4 है। कौन कौन से अंतास्थ व्यंजन होते हैं? बहुत आसान है, पा वर्ग तक हम पढ़ चुके हैं। पा, फा, बा, भा और मां के बाद क्या आता है? या के बाद क्या आता है? रा के बाद क्या आता है? ला के बाद क्या आता है? वा। तो या, रा, ला और वा ये अंतास्थ व्यंजन के अंतर्गत शामिल किए गए हैं और इनकी कुल संख्या 4 है। तो अब देखिए कितने हो गए? 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। अंतास्थ व्यंजन 4, 25 4 29। टोटल व्यंजन कितने हैं? 33। अभी 4 और बचे, अभी 4 हम और बताएंगे। कौन से 4 व्यंजन बताएंगे? तीसरा प्रकार जो है कौन सा? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में 4 व्यंजन आ जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 33। तो ऊष्म व्यंजन अभी पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें और जान लेते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई हैं और लगातार बार बार ट्रेंड में है, बार बार किसी न किसी परीक्षा में पूछी जा रही हैं, जो भी हिंदी से संबंधित होती हैं। तो उनमें कुछ प्रश्न जो खास बनते हैं उनको जान लेते हैं। जैसे या, रा, ला और वा है, इनको अंतास्थ व्यंजन कहा जाता है, ये हमने बताया हुआ है। तो देखिए, जो ये या है इसको हम तालव्य व्यंजन के अंतर्गत भी शामिल करते हैं। तालव्य व्यंजन, आ जाइए तुरंत ऊपर, जो वर्गीय व्यंजन बताया था, चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया, वही तो तालव्य व्यंजन थे। तो उन्हीं तालव्य व्यंजनों में या को भी शामिल किया गया है। या वर्गीय व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन नहीं है, या जो है वो अंतास्थ व्यंजन है, लेकिन या को तालव्य व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि उसका उच्चारण जो है वो तालु से होता है, इसलिए उसको तालव्य व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। देखिए, उच्चारण हम करके एग्जाम में नहीं देखेंगे कि इसका कंठ से उच्चारण हो रहा है, कि इसका तालु से हो रहा है, कि मूर्धन से हो रहा है, कि दंत से हो रहा है, कि ओष्ठ से हो रहा है। उच्चारण करके वहां नहीं देखेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे उच्चारण करके। आपको बिल्कुल याद रखने हैं डिट्टो कि किस वर्ण का उच्चारण किससे होता है, और तुरंत जो है उसका आंसर दे देंगे। तो याद रखेंगे कि या जो है, या को तालव्य व्यंजन के अंतर्गत भी रखा गया है। यानी जो चा वर्ग था हमारा, चा, छा, जा, झा, इया, उसको तालव्य व्यंजन के अंतर्गत रखा गया था, तो उसमें या को भी शामिल कर लेंगे। यानी या को हम तालव्य व्यंजन के अंतर्गत भी रखते हैं। एक बात। अब देखिए, या और वा के बारे में एक बात जान लेते हैं। या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से अर्ध स्वर कौन से हैं। तो या और वा, ये 2 याद रखेंगे आप, ये अर्ध स्वर होते हैं। बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है ये प्रश्न, निम्न में से अर्ध स्वर हैं या और वा, याद रखेंगे। अब देखिए, वा को याद रखेंगे।
वा को दंतोष्ठ व्यंजन भी कहा जाता है। वा को दंतोष्ठ व्यंजन भी कहा जाता है। यह भी बार बार ट्रेंड में है क्वेश्चन, निम्न में से दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है? तो वा कौन सा व्यंजन? वा जो है वो दंतोष्ठ व्यंजन होता है। दंतोष्ठ व्यंजन, दंत व्यंजन नहीं। दंत व्यंजन अलग था, जो ता वर्ग में हमने बताया था, ता था दा धा ना, वो दंत व्यंजन थे। ये दंतोष्ठ व्यंजन है। वा क्या है? दंतोष्ठ व्यंजन है। ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, ट्रेंड में है, इसलिए इसको याद रखेंगे। और एक देखिए पॉइंट रा के बारे में याद रखेंगे। रा को लुंठित अथवा प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। रा को लुंठित अथवा प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं, यानी अंतास्थ व्यंजन तो है ही रा, या रा ला वा, ये चार व्यंजन अंतास्थ व्यंजन तो है ही। इसके साथ ही साथ रा को लुंठित अथवा प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, निम्न में से लुंठित अथवा प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? तो रा है, याद रखेंगे। ला के बारे में एक तथ्य याद रखेंगे, ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। यानी अगर पूछता है निम्न में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो हम ला को टिक करेंगे। ला को पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने 5 बताए हुए हैं। कौन कौन से? या को तालव्य व्यंजन के अंतर्गत भी रखा गया है। या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं, वा को दंतोष्ठ व्यंजन भी कहते हैं, रा को लुंठित अथवा प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये नोट में जो ये 5 पॉइंट हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अंतास्थ व्यंजन तो है ही या रा ला वा, इनकी कुल संख्या 4 होती है। तो इस प्रकार से हम 2 व्यंजन के प्रकार पढ़ चुके, एक स्पर्श व्यंजन और एक अंतास्थ व्यंजन। तो 25 4 29 हो गए थे। अब देखिए तीसरा व्यंजन का प्रकार पढ़ते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की भी कुल संख्या होती है 4, तो 29 4 कितने हो गए? 33। हमारे व्यंजन पूरे 33 कंप्लीट हो गए। यही मूल व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 है, अंतास्थ व्यंजन जिनकी संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजन जिनकी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं सा और हा। सा मतलब संयम वाला, एक षटकोण वाला, एक सपेरा वाला और एक हा। ये जो होते हैं 3 सा और हा, इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनके बारे में 2 बातें और याद रखेंगे। देखिए जो सा सलजम वाला है, इसको तालव्य व्यंजन के अंतर्गत भी रखा गया है। तो तालव्य व्यंजन के अंतर्गत देखिए 2 रखे गए यहां पर, एक हमने या बताया था अभी और एक ये सा सलजम हो गया। और तालव्य व्यंजन के अंतर्गत चा वर्ग तो रखा ही गया है। तो 2 अगर हम और शामिल कर लें चा वर्ग में, कौन कौन से? या और सा सलजम वाला, तो ये क्या है? तालव्य व्यंजन के अंतर्गत है। तो सास जो होता है सलजम वाला, इसको तालव्य व्यंजन के अंतर्गत रखा है। और जो सा षटकोण वाला है, इसको मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। अगर हम पीछे जाएं, मूर्धन्य व्यंजन में कौन सा वर्ग रखा गया था? टा वर्ग रखा गया था। ध्यान दें, मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत कौन सा वर्ग बताया था? टा वर्ग। टा ठा डा ढा और ला वाला, वो टा वर्ग मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत रखा गया था। तो उसी टा वर्ग में अगर हम इस सा षटकोण को भी शामिल कर लें, तो ये भी मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत शामिल किया गया है सा षटकोण। इस बात को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा नोट याद रखेंगे, देखिए हा को स्वर यंत्रमुखी अथवा काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, निम्न में से काकल्य व्यंजन है। तो हा बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेंगे कि निम्न में से काकल्य व्यंजन कौन सा है? तो हा है। या इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि निम्न में से स्वर यंत्रमुखी व्यंजन कौन सा है? तो हा को हम स्वर यंत्रमुखी व्यंजन अथवा काकल्य व्यंजन कहते हैं। ये ऊष्म व्यंजन के बारे में सारे तथ्य हो गए, सारी बातें हो गई जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से देखिए हमने 33 व्यंजन आपको बता दिए, 33 व्यंजन बता दिए, 11 स्वर बता दिए, 44 हो गए। 2 हमने कहा था कि अयोगवाह अंग और आहा, जिनको हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। तो 44 2 46 हो गए टोटल। अब बचे कितने वर्ण? 6 और बचे। तो चलिए उन 6 को जानते हैं।
उनको मूल व्यंजन में शामिल नहीं किया गया है। फिर एक बार बता रहे हैं, मूल व्यंजनों की संख्या 33 ही होती है। व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो आप 33 ही कहेंगे। स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो 11 बताएंगे, लेकिन कुल वर्णों की अगर संख्या पूछी जाती है तो आप 52 बताएंगे। तो चलिए अब अन्य व्यंजनों को देखते हैं जिनको वर्णों में शामिल किया गया है, कौन कौन से हैं। सबसे पहले जानते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं संयुक्त व्यंजन की परिभाषा। तो संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर जो व्यंजन बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजनों को मिला करके जो व्यंजन बनाया जाए उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए छाछ छत्री है। छाछ छत्री किससे मिलकर बना है? 2 व्यंजनों से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 व्यंजन है वो? का और सा, षटकोण वाला। तो का और सा को मिला दिया जाए अगर तो छाछ छत्री बन जाता है। इसी प्रकार से त्रा त्रिशूल कैसे बनता है? ता और रा को मिला दिया जाए तो त्रा बनता है। ज्ञा ज्ञानी कैसे बनता है? जा और इया को मिला दिया जाए तो ज्ञा ज्ञानी बनता है। स्रा कैसे बनता है? सा सलजम वाला और रा मिला दिया जाए अगर तो स्रा बन जाता है। तो ये जो 4 हैं, छा छत्री, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी, छत्रज्ञा और स्रा, ये जो 4 वर्ण हैं इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो 46 और 4 कितने हो गए भाई? 50 हो गए। ये जो 4 संयुक्त व्यंजन हैं इनको हम मूल व्यंजन में शामिल नहीं करेंगे। मूल व्यंजन तो 33 हो चुके, अन्य व्यंजनों में इनको हम रखते हैं। तो अन्य व्यंजनों में हम 4 और अगर शामिल कर लें तो 46 और 4 कितने हो गए? 50। अब 52 वर्ण थे, अब 2 वर्ण केवल और बचे। 2 वर्ण वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, अगला जो व्यंजन का प्रकार है वो है द्विगुण व्यंजन। इसी को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन कहें या उत्क्षिप्त व्यंजन कहें, बात एक ही है। तो देखिए, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? जैसे हमने डा और ढा हम जानते हैं, 2 व्यंजन होते हैं, 2 वर्ण होते हैं, डा और ढा। इनके नीचे अगर बिंदी रख दी जाए तो ये ला और ढ़ा हो जाते हैं, ला और ढ़ा हो जाते हैं। यही द्विगुण व्यंजन होते हैं। इन्हीं को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 2 होती है। तो ये द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत रखे गए हैं, ला और ढ़ा। तो 50 और 2 कितने हो गए? 52 हो गए। बस यही 52 वर्ण टोटल हमारे हिंदी वर्णमाला में होते हैं। देखिए, और जो भी वर्ण हैं वो सब अन्य वर्णों में उनको रखा गया है, उनको हम 52 में स्थान नहीं देते हैं। जैसे अगला जो व्यंजन का प्रकार है वो है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन की कुल संख्या 2 होती है। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। जा और फा, जा और फा, ये जा और फा जो हैं ये आगत व्यंजन के अंतर्गत रखे गए। इनकी कुल संख्या 2 है, लेकिन 52 वर्णों में हम इनको स्थान नहीं देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से चलिए समरी तैयार करते हैं 52 वर्णों की। तो 52 वर्णों की समरी जब तैयार करेंगे तो देखिए, मूल स्वर कितने हो गए? 11। अयोग वाह कितने हो गए? अंग और आहा 2, तो 11 2 13। मूल व्यंजन कितने हो गए? 33। इन मूल व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन शामिल हैं? स्पर्श व्यंजन 25, अंताइस्त व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4। तो ये 33 हो गए मूल व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 और द्विगुण व्यंजन 2। तो टोटल जोड़ दीजिए आप, 11 2 13, 33 और 13 46, 46 4 50 और 50 2 52। तो ये टोटल वर्ण हो गए आपके कुल 52। तो बिल्कुल शीशे की तरीके से हमने साफ कर दिए हिंदी वर्णमाला को, कि हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से स्वर हैं, कौन कौन से व्यंजन हैं, कौन कौन से 52 वर्ण हैं। पूरी चीज़ जो है आपको स्पष्ट कर दी। इससे अधिक स्पष्ट आपको शायद ही किसी बुक में मिले। चलिए आगे अब देखते हैं। आगे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में पूछता है। अल्प प्राण
कौन से हैं, निम्न में से कौन से वर्ण अल्प प्राण हैं, निम्न में से कौन से वर्ण महाप्राण हैं। तो अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जान लेते हैं। देखिए अल्प प्राण क्या होते हैं, वे वर्ण जिनके बोलने में कम वायु लगती है, नाम ही से स्पष्ट है अल्प प्राण, यानी जिनके बोलने में कम वायु का प्रयोग हो उनको क्या कहेंगे, हम अल्प प्राण कहेंगे। अब अल्प प्राण होते कौन कौन से वर्ण हैं इनको जानेंगे। कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। हमने 5 वर्ग बताए थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में हमने 5-5 वर्ण बताए हुए थे। का वर्ग में 5 बताए थे, चा वर्ग में 5 बताए थे, टा वर्ग में, ता वर्ग में और पा वर्ग में 5-5 वर्ण हमने बताए हुए थे। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होता है वो अल्प प्राण में आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, जैसे का वर्ग है तो का वर्ग का पहला वर्ण कौन सा था, का, खा को छोड़ दें, तीसरा कौन सा था, गा, घा को छोड़ दें, 5वां कौन सा था, अंगा, यानी का, घा और अंगा ये क्या है, अल्प प्राण है। इसी प्रकार से चा वर्ग में आ जाए, पहले, तीसरे और 5वें को ले लें, यानी चा, जा और इया क्या है, अल्प प्राण है। टा वर्ग में आ जाए, टा, डा और ला क्या है, अल्प प्राण है। ता वर्ग में आ जाए तो ता, दा और ना क्या है, अल्प प्राण है। पा वर्ग में आ जाए, पहला, तीसरा और 5वां ले लें तो पा, बा और मा क्या है, अल्प प्राण है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण में आता है। इसके अलावा जो भी अंतास्थ व्यंजन हमने आपको बताए थे 4, या, रा, ला और वा, यही तो अंतास्थ व्यंजन बताए थे 4, या, रा, ला और वा, ये भी अल्प प्राण में रखे गए हैं। तो अल्प प्राण समझ गए आप कौन कौन से होते हैं वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत। और देखिए अल्प प्राण में सभी स्वर भी अल्प प्राण माने जाते हैं। जितने भी स्वर हैं, 11 स्वर आपको हमने बताए हुए हैं, तो वो 11 स्वर भी अल्प प्राण में रखे गए हैं। तो इस प्रकार से अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आ गए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, सभी अंतास्थ व्यंजन और सभी स्वर, ये सारे के सारे अल्प प्राण में रखे गए हैं। अब देखिए महाप्राण में कौन कौन से वर्ण रखे गए हैं उनको जानते हैं। तो सबसे पहले महाप्राण कौन से वर्ण होते हैं, वे वर्ण जिनके बोलने में अधिक वायु लगती है। महाप्राण, अधिक वायु का प्रयोग हो जिन वर्णों के बोलने में, उनको हम महाप्राण कहते हैं। महाप्राण भी बहुत आसान है। देखिए पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का वो अल्प प्राण में रखा गया है, और शेष कौन सा बचा, दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का वो महाप्राण में रखा गया है। और महाप्राण में ऊष्म व्यंजन भी रखे गए हैं। अंतास्थ व्यंजन रखे गए थे अल्प प्राण में, ऊष्म व्यंजन रखे गए हैं महाप्राण में। इस प्रकार से याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण रखा गया अल्प प्राण में, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण रखा गया महाप्राण में, अंतास्थ व्यंजन रखे गए अल्प प्राण में और ऊष्म व्यंजन रखे गए महाप्राण में। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से बताए थे, सा, सा और हा, ये हमने ऊष्म व्यंजन बताए हुए थे। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, जैसे का वर्ग में दूसरा वर्ण कौन सा है, खा है, चौथा कौन सा है, घा है, तो खा और घा महाप्राण में रखे जाएंगे। इसी प्रकार से चा वर्ग में अगर हम दूसरा और चौथे की बात करते हैं तो छा और झा जो हैं वो महाप्राण में रखे जाएंगे। टा वर्ग में ठा और ढा जो हैं वो महाप्राण में रखे जाएंगे। ता वर्ग में था और धा जो हैं वो महाप्राण में रखे जाएंगे। पा वर्ग में फा और भा जो हैं वो महाप्राण में रखे जाएंगे। और जितने भी ऊष्म व्यंजन थे सा और हा वो भी महाप्राण में रखे जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन अल्प प्राण या महाप्राण से संबंधित पूछता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब देखिए अघोष और सघोष के बारे में जान लेते हैं। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है या सघोष वर्ण कौन सा है। तो देखिए अघोष वर्ण के बारे में जानते हैं। देखिए अघोष वर्ण भी बहुत आसान है। प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होगा वो अघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे का वर्ग है तो पहला वर्ण कौन सा है का वर्ग का, का, और दूसरा कौन सा है खा, तो का और खा
किसके अंतर्गत आएंगे? अघोष वर्ण के अंतर्गत। इसी प्रकार से चा वर्ग में चा और छा अघोष वर्ण में आएगा, टा वर्ग में टा और ठा अघोष वर्ण में आएगा, ता वर्ग में ता और था अघोष वर्ण में आएगा, पा वर्ग में पा और फा अघोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा देखिए सा और सा को, यानी जो तीनों सा होती हैं, संयम वाली, षटकोण वाली और सपेरा वाली, इनको भी अघोष व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। यानी ऊष्म व्यंजन में हा को अगर हटा दिया जाए तो जो शेष 3 बचते हैं सा, उनको अघोष वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। अब चर्चा करते हैं घोष वर्ण की। घोष वर्ण कहें या सघोष वर्ण कहें, बात एक ही है। तो घोष वर्ण कौन से होते हैं या सघोष वर्ण कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है वो घोष वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। भाई पहला और दूसरा रखा गया अघोष वर्ण के अंतर्गत, जो तीसरा, चौथा और पांचवा बचा वो घोष वर्ण के अंतर्गत शामिल किया गया। पहला और दूसरा अघोष वर्ण के अंतर्गत, तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वो घोष वर्ण के अंतर्गत। जैसे का वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा कौन सा हो जाएगा? गा, घा और अंगा। चा वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा कौन सा हो जाएगा? जा, झा और इया। टा वर्ग में कौन सा हो जाएगा? डा, ढा और ला। ता वर्ग में कौन सा हो जाएगा? दा, धा और ना। पा वर्ग में कौन सा हो जाएगा? बा, भा और मा। ये सारे के सारे सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं या घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और देखिए जो हा बचा हुआ था, अघोष वर्ण में सा और सा को रखा गया था। ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ण थे, सा और हा जो ये बचा हुआ है इसको सघोष वर्ण के अंतर्गत रखा गया है, घोष वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। और जितने भी अंतास्थ व्यंजन हैं वो सारे के सारे सघोष वर्ण में रखे गए हैं। इसके अलावा जितने भी स्वर हैं वो भी सघोष वर्ण के अंतर्गत रखे गए हैं। यानी सभी 11 स्वर, सभी अंतास्थ व्यंजन कौन कौन से? फिर से याद करें, या, रा, ला और वा हमने बताया हुआ था 4 अंतास्थ व्यंजन। तो अंतास्थ व्यंजन को, सभी स्वरों को, और जो हा है ऊष्म व्यंजन वाला हा, उसको सघोष वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। और जो सा और सा थे ऊष्म व्यंजन के, वो अघोष वर्ण के अंतर्गत रखे गए थे। तो इस प्रकार से हमने अघोष और सघोष को भी भली भांति से समझ लिया। तो इसके अलावा हिंदी वर्णमाला में और कोई भी क्वेश्चन शायद ही बने एग्जाम में। लगभग हमने सारे क्वेश्चन जितने भी हिंदी वर्णमाला से संबंधित थे वो सारे के सारे बता दिए। आप किसी भी बुक को खोल लीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए हिंदी वर्णमाला के, आप देखेंगे कि हमारे पढ़ाए गए लगभग सारे क्वेश्चन जो है आप हल कर लेंगे। तो हमारा चूंकि उद्देश्य ही है कि आपकी जो परीक्षा हो उसमें लगभग सभी क्वेश्चन हमारे वीडियो से ही आए, ये हमारा उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य को हम साकार करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।